नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने इस ऑनलाइन क्लास में। कल तक हमने पढ़ा था अर्धचालकों के बारे में, जिसमें हमने नेज अर्धचालक, पी प्रकार, एन प्रकार सब के बारे में अध्ययन कर लिया था। और आज का अपना टॉपिक होगा पी एन संधि, कि ये पी एन संधि क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अपने पास एक नेज अर्धचालक है, एक पदार्थ है नेज अर्धचालक, जैसे कि शुद्ध जर्मेनियम या शुद्ध सिलिकॉन मान सकते हो। यदि अपने उस पदार्थ के आधे भाग में त्रिसंयोजी अशुद्धि मिला दें और शेष आधे भाग में पंचसंयोजी अशुद्धि मिला दें, तो जो बनने वाली व्यवस्था होती है वो पी एन संधि होता है। तो एक्चुअल में हमें करना क्या है कि एक पदार्थ लेना है कुछ इस प्रकार से, जैसे ये अपने पास एक पदार्थ हो गया और इस पदार्थ को अपने मानेंगे नेज अर्धचालक, यानी कि केवल और केवल इसमें या तो जर्मेनियम के या सिलिकॉन के अन्य किसी या फिर अन्य किसी अर्धचालक के कंप्लीटली परमाणु है। अब हम क्या करते हैं, इसको दो बराबर भागों में हमें विभक्त कर लिया। विभक्त करेंगे तो तोड़ना नहीं है। इसके आधे भाग में तो मिला दो त्रिसंयोजी अशुद्धि, जिसके कारण पी प्रकार अर्धचालक बन जाएगा ये आधा भाग, और आधे भाग में बना दो पंचसंयोजी अशुद्धि, जिसके कारण शेष बचा हुआ आधा भाग है वो एन प्रकार अर्धचालक बन जाएगा। तो ये बना देते हैं अपने पी प्रकार अर्धचालक, त्रिसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे, ये अपने बना देंगे एन प्रकार अर्धचालक, यानी कि पंचसंयोजी अशुद्धि मिलाएंगे। तो ये जो व्यवस्था बन जाएगी वो कंप्लीट क्या कहलाएगी, पी एन संधि कहलाएगी। अब पी प्रकार अर्धचालक का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, पी में बहुलता किसकी होती है, बहुसंख्यक आवेश वाहक कौन होते हैं, पी पॉजिटिव है, पी का मतलब पॉजिटिव, तो पॉजिटिव पार्टिकल वो बहुसंख्यक होंगे, यानी कि होल यहाँ पे बहुसंख्यक होंगे। एन में बहुसंख्यक कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो पी प्रकार का प्रतीक चिन्ह कैसे होता है, माइनस पर होल, कुछ ऐसा सिस्टम होगा, और कुछ एक होल मुक्त अवस्था में भी होंगे। और इसी प्रकार से एन प्रकार का प्रतीक चिन्ह क्या होता है, प्लस पर इलेक्ट्रॉन, कुछ ऐसा सिस्टम होगा, और कुछ एक इलेक्ट्रॉन है वो मुक्त अवस्था में भी होंगे। तो ये जो व्यवस्था बनी है वो पी एन संधि है, क्योंकि नेज अर्धचालक के आधे भाग में पी प्रकार यानी कि त्रिसंयोजी अशुद्धि और शेष आधे भाग में पंचसंयोजी अशुद्धि यानी कि एन प्रकार अर्धचालक है। अब यदि अपने ये तो क्या हो गया, ये हो गया पी एन संधि। इस पी एन संधि के दो टर्मिनल यदि अपने संयोजित कर दें, जैसे कि एक टर्मिनल अपने यहाँ पे लिए लगा दे और एक टर्मिनल अपने यहाँ पे ये लगा दे, तो टर्मिनल संयोजित करने पर अब जो व्यवस्था बन गई है वो पी एन संधि डायोड हो गया। कौन हो गया, ये पी एन संधि डायोड, यानी कि पी एन संधि के सिरों पे यदि टर्मिनल संयोजित कर दिए जाए तो बनने वाली व्यवस्था है वो पी एन संधि डायोड कहलाती है। अब सुविधा के लिए बार बार ऐसा रिप्रेजेंटेशन पी एन संधि डायोड का देना सुविधाजनक नहीं होता, अतः अपनी सुविधा के लिए पी एन संधि डायोड को इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें ये जो भाग होता है वो P होता है और ये जो भाग होता है वो N होता है। तो ये पी एन संधि डायोड का प्रतीक चिन्ह होगा। तो आगे जब भी अपने डायोड को रिप्रेजेंट करेंगे हम इस सिंबल यानी कि प्रतीक चिन्ह के द्वारा उसको रिप्रेजेंट करने वाले हैं। एक्चुअल में ये जो डायोड है, मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि डायोड काम क्या आता है। डायोड किसी भी परिपथ में धारा को एक ही दिशा में फ्लो करवाने के लिए काम में आता है। जैसा कि हम जानते हैं कि यदि किसी भी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित हो रही है तो बैटरी का आधे समय तक एक टर्मिनल धनात्मक रहता है और वही टर्मिनल आधे समय तक ऋणात्मक रहता है, यानी कि धारा लगातार चेंज होती रहती है। परंतु यदि अपने डायोड लगा दें, डायोड यदि आप लगा देते हो तो डायोड में से धारा केवल और केवल एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, यानी कि डायोड धारा को एक दिशीय करने का काम करता है। और डायोड के अंदर से धारा किस दिशा में जाती है, ये जो आपको प्रतीक के आपको नजर आ रहा है, तीर का निशान आपको एक नजर आ रहा है कुछ ऐसा संरचना में, ये एक्चुअल में धारा की दिशा को ही रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी डायोड के अंदर से जो धारा होती है वो पी से एन की ओर होती है। ऐसा क्यों होता है वो हम समझेंगे, पी एन संधि डायोड की जब आगे हम बात करेंगे, एक्सप्लेनेशन इसको करेंगे तो हम समझेंगे कि धारा पी से एन की ओर ही क्यों होती है। तो एक्चुअल में फिलहाल के लिए आप ये जान लो कि ये जो तीर का निशान है उसी के आधार पे धारा की दिशा रिप्रेजेंट होती है, यानी कि पी एन संधि डायोड में धारा जो प्रवाह होता है वो पी से लेके
एन की ओर होता है और इसका मुख्य कार्य क्या होगा, ये धारा को एक दिशीय करेगा। और इसी गुण का उपयोग किया जाता है दिष्टकरण की प्रक्रिया में, जो कि एसी धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित जब भी हम करते हैं तो डायोड का उपयोग करते हैं, यानी कि एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज होगा, डायोड का यूज होगा। तो अब अपने पीएन संधि को गहराई से समझते हैं कि जब भी हम पीएन संधि का निर्माण करते हैं तो इस पीएन संधि यानी कि इस पदार्थ के अंदर कुछ हलचल उत्पन्न होती है, कुछ समय के लिए धारा प्रवाह शुरू हो जाता है। तो वो प्रक्रिया क्या रहती है, कैसे रहती है, उसकी अपने बात करेंगे। और उसके लिए क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार बनता है, क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला जाता है कि पीएन संधि निर्माण की प्रक्रिया में संधि तल पर होने वाली प्रक्रिया को समझाइए। यानी कि हमें पीएन संधि बनाना है तो संधि तल पर होने वाली प्रक्रिया को समझाइए। अब ये संधि तल क्या होगा, ये जो पी प्रकार और एन प्रकार को विभाजित करने वाला ये जो तल है, इस तल को अपने संधि तल कहते हैं। यानी कि पी और एन प्रकार को पृथक पृथक करने वाला जो भी भाग होगा, जो तल होगा, उसे हम क्या कहने वाले हैं, संधि तल कहने वाले। तो इस संधि तल के आसपास क्या रिएक्शन होगी जब भी हम पीएन संधि बनाएंगे, तो उसके बारे में अपने अब अध्ययन करने वाले हैं। तो नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन होगा, पीएन संधि निर्माण में संधि तल पर होने वाली प्रक्रिया। जी, ये जो टॉपिक है वो एक ऐसा टॉपिक है, यदि आप इसको गहराई से समझोगे तो शायद ये पहली बार में ही समझ आ जाएगा, और यदि मन लगा के नहीं समझोगे तो शायद ये आपके बाद में कभी भी समझ में ना आए। ऐसा ये इंटरेस्टेड टॉपिक है, कॉमन सेंस पे टिका हुआ है, गहराई से आपको सुनना होगा और ये समझना होगा। तो एक्चुअल में क्या होगा कि अपने पास सबसे पहले हम पीएन संधि का निर्माण करते हैं, तो अपने पास एक नेज अर्धचालक है। कुछ इस प्रकार से ये कंप्लीट अपने पास एक नेज अर्धचालक होगा, इसको अपने पीएन संधि बनाएंगे। तो हमने क्या किया, इसको दो बराबर भागों में डिवाइड किया, कुछ ऐसा। आधा भाग पी प्रकार अर्धचालक का और शेष आधा भाग एन प्रकार अर्धचालक का। मतलब इस भाग में हमें मिलाना है त्रिसंयोजी सुधि। तो त्रिसंयोजी सुधि का प्रतिचिह्न कैसा है, नेगेटिव पर होल। कुछ ऐसा सिस्टम अपने सामने बन के आएगा, और इसमें कुछ एक होल है वो मुक्त अवस्था में भी होंगे। ये हो गए अपने पास कुछ एक होल मुक्त अवस्था में। ओके, अब इस भाग में अपने मिलाना है पंचसंयोजी सुधि, यानी कि प्लस पर इलेक्ट्रॉन, एन प्रकार इसको बनाना है तो प्लस पे हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। और कुछ एक इलेक्ट्रॉन है वो होंगे मुक्त अवस्था में, कुछ इस प्रकार से। जैसे ही हमने आधे भाग में पी प्रकार और आधे भाग में एन प्रकार अर्धचालक तैयार कर दिया, ठीक उसी समय क्या होगा कि पी में बहुसंख्यक होल हैं जो कि पॉजिटिव कण है, एन में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन है जो कि नेगेटिव कण है। तो P का जो पॉजिटिव कण है यानी कि होल है, और N का जो नेगेटिव कण है जो कि इलेक्ट्रॉन है, वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो ये जो होल होंगे वो इस दिशा में गति करेंगे संधि तल की ओर, और ये जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो भी संधि तल की ओर इस प्रकार से गति करेंगे। ओके, तो ये अपने पास क्या है, ये है संधि तल। ये जो बीच वाला है, जो लाइन आपको पार्टिसिपेशन नजर आया वो संधि तल है। जैसे ये होल और इलेक्ट्रॉन संधि तल को क्रॉस करते हैं, एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, तो ये एक दूसरे को उदासीन कर देते हैं, यानी कि होल पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को उदासीन कर देंगे, निरस्त हो जाएंगे, जिसके कारण क्या होगा कि पी प्रकार में एक होल की कमी हो गई। होल पॉजिटिव पार्टिकल है तो धनात्मक की कमी हो गई। तो यहाँ धनात्मक की कमी होने का मतलब है ऋणात्मक का बढ़ जाना, यानी कि जो पी प्रकार होगा उसमें धनात्मक की कमी है तो ऋणात्मक भाग है वो बढ़ जाएगा,
यानी कि यहाँ पे एक ऋण आयन बन जाएगा। ओके, इसी प्रकार से n भाग में इलेक्ट्रॉन उदासीन हुआ था, इलेक्ट्रॉन यानी कि ऋणावेश की कमी हो गई है, कि ऋणावेश कम हो गया, तो यहाँ पे कौन बनेगा, धनात्मक भाग बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे धन आयन बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ सिस्टम हो गया। तो p प्रकार से होल जब इधर आएंगे, n प्रकार से इलेक्ट्रॉन जब इधर आएंगे, ये आपस में संयोजित होंगे, और संयोजित होने पर p भाग में तो ऋण आयन बढ़ेगा और n भाग में धन आयन बढ़ेगा। धन आयन और ऋण आयन बढ़ते हैं, तो p भाग में कौन उत्पन्न हो जाएंगे, ऋण आयन उत्पन्न हो जाएंगे, और n भाग में कौन उत्पन्न हो जाएंगे, धन आयन उत्पन्न हो जाएंगे। अब यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन और होल गति कर रहे हैं, जैसे ही किसी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गति करता है, वो भी एक निश्चित दिशा में, उस केस में उस पदार्थ में धारा प्रवाहित होने लगती है। किसी भी पदार्थ में धारा प्रवाह कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करता है। इलेक्ट्रॉन यादृच्छिक गति करे, अनियमित किसी भी डायरेक्शन में, उस केस में कभी धारा प्रवाहित नहीं होती। किसी भी पदार्थ में धारा प्रवाह इलेक्ट्रॉन प्रवाह के कारण नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की एक निश्चित दिशा में गति के कारण धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में गति करेगा, तो यहाँ पे धारा प्रवाहित होगी। धारा की दिशा क्या होगी, इलेक्ट्रॉन के ठीक ऑपोजिट, यानी कि धारा है वो इस दिशा में प्रवाहित होगी पूरे पदार्थ में, यानी कि धारा है वो p प्रकार से n प्रकार की ओर प्रवाहित होगी। और यहाँ पे जो भी कण गति कर रहे हैं वो अपने अपने भाग में बहुसंख्यक है, मतलब p में बहुसंख्यक होल गति कर रहा है, n में बहुसंख्यक इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, तो ये बहुसंख्यक संधि तल की ओर गति कर रहे हैं। और इन बहुसंख्यक के संधि तल की ओर गति के कारण जो धारा प्रवाहित होती है, उस धारा को अपवहन विसरण धारा कहते हैं। कौन सी धारा कहेंगे, विसरण धारा। और विसरण धारा की दिशा क्या होगी, p भाग से n भाग की ओर, यानी कि ये धारा बनेगी किसकी, विसरण धारा। यहां पे लिख देता हूं मैं, ये n प्रकार है और ये p प्रकार है, तो ये बन जाएगा विसरण धारा। ओके, और डायरेक्शन क्या है, p से n की ओर है। अब क्या होगा कि जैसे ही होल और इलेक्ट्रॉन आपस में युग्मित होते हैं, p भाग में ऋणायन और n भाग में धनायन उत्पन्न हो जाते हैं, तो ये ऋणायन और धनायन इस पदार्थ में गति नहीं करते हैं, वो इस संधि तल के पास आकर के रुक जाते हैं, जमा हो जाते हैं। तो इस संधि तल के आसपास एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें केवल और केवल धनायन और ऋणायन विद्यमान होते हैं। मतलब इसके आसपास जो भी होल और इलेक्ट्रॉन थे वो तो आपस में युग्मित होकर के उदासीन हो गए, तो इस संधि तल के पास में एक ऐसा एरिया तैयार हो गया, एक ऐसा क्षेत्र तैयार हो गया जिसमें केवल और केवल आपको क्या मिलेगा, धनायन और ऋणायन मिलेगा, इसके अलावा उसमें कुछ भी नहीं होगा। तो ये जो ऐसा क्षेत्र हमें मिला है, उस क्षेत्र को अपने कहते हैं अवक्षय क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र कहोगे, अवक्षय क्षेत्र। तो अवक्षय क्षेत्र किसे कहते हैं, संधि तल के आसपास का वह क्षेत्र जिसमें केवल और केवल धनायन और ऋणायन विद्यमान होते हैं, परंतु होल और इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते, उस क्षेत्र को अवक्षय क्षेत्र कहते हैं। ओके, जैसे ही अवक्षय क्षेत्र उत्पन्न होगा तो यहाँ पे दो टर्मिनल तैयार हो जाएंगे, यानी कि जो ऋणायन और धनायन है वो दो टर्मिनल की भांति कार्य करेंगे। जैसे बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी दो टर्मिनल के रूपी संरचना तैयार हो जाती है। तो ये जो भाग है वो तो बनता है पॉजिटिव टर्मिनल, और ये जो भाग है वो व्यवहार करने लगता है नेगेटिव टर्मिनल, यानी कि ये जो भाग है वो पॉजिटिव टर्मिनल की भांति व्यवहार करेगा और ये व्यवहार करेगा किसकी भांति, नेगेटिव टर्मिनल की भांति। अब इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। जैसा कि अपने जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो प्लस से बाहर की ओर होती है, आपने लेसन नंबर 1 में पढ़ा होगा, और माइनस की ओर होती है। तो यहाँ पे प्लस से माइनस की ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, उस विद्युत क्षेत्र को कहेंगे आंतरिक विद्युत क्षेत्र, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, और उसकी दिशा क्या बनेगी, प्लस से माइनस, बोले तो n से p प्रकार, तो ये बन जाएगी जी कौन सी, किसकी दिशा, ये आंतरिक विद्युत क्षेत्र यानी कि EI की दिशा है, इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। ओके,
जब यहाँ पे ये प्लस माइनस तैयार हो चुके हैं, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो चुका है, तो यहाँ पे एक विभव भी उत्पन्न होता है और उस विभव को अपने विभव रोधिका कहते हैं। क्या कहते हैं? विभव रोधिका कहते हैं। तो विभव रोधिका जो तैयार होगा वो अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होगा। जैसे कि सिलिकॉन के लिए होता है 0.7 विभव है तो इसका मात्रक वोल्ट होगा। जर्मेनियम के लिए होता है 0.3 वोल्ट। तो ये मान आप याद रखोगे। सिलिकॉन के लिए विभव रोधिका का मान 0.7 होता है, जर्मेनियम के लिए 0.3 होता है। बाकी विभव रोधिका का जो मान होता है, एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है कि विभव रोधिका का मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो आप याद रखो कि विभव रोधिका का मान पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। प्रकृति का मतलब कि पदार्थ किस प्रकार का है, कौन सा है। जैसे जर्मेनियम है, सिलिकॉन है, सोना, सॉरी इसके अलावा जो भी अर्थ वाले पदार्थ है किसका बना हुआ है वो। इसके अलावा प्रकृति के अलावा ताप पे डिपेंड करेगा कि इस पीएन संधि का टेम्परेचर कितना है। इसके अलावा डोपिंग पे भी डिपेंड करता है, आपको मिश्रण की मात्रा पे भी डिपेंड करता है। कौन? विभव रोधिका। तो विभव रोधिका मोस्टली 3 कारकों पे डिपेंड करता है। नंबर 1 किस पे डिपेंड करेगा? पदार्थ की प्रकृति पे। नंबर 2 किस पे डिपेंड करेगा? ताप पे। और नंबर 3 डोपिंग पे यानी कि मिश्रण की मात्रा पे डिपेंड करता है। कौन? विभव रोधिका। तो यहाँ पे अब तक हमने क्या समझा कि भाई स्टार्टिंग में होल और इलेक्ट्रॉन बहुसंख्यक थे, संधि तल की ओर गति कर रहे थे, जिसके कारण एक धारा उत्पन्न हो गई। कौन सी धारा? विषण धारा। विषण धारा जब उत्पन्न होती है तो उस केस में यहाँ पे ऋणायन और धनायन उत्पन्न हो जाते हैं। ये ऋणायन और धनायन एक क्षेत्र का निर्माण करते हैं। वो क्षेत्र कौन सा होता है? अवक्ष क्षेत्र होता है। और अवक्ष क्षेत्र के बनने के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसकी डायरेक्शन विषण धारा की विपरीत दिशा में होती है, यानी कि n प्रकार से p प्रकार की ओर होती है। और इसके साथ ही यहाँ पे एक विभव रोधिका उत्पन्न हो जाती है, जो कि अलग अलग पदार्थों के लिए अलग अलग होती है और ये 3 भौतिक कारकों पे डिपेंड होती है। अब क्या होगा? जैसे ही ये विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते ही ये अपना प्रभाव दिखाना शुरू करेगा। जैसा कि विद्युत क्षेत्र के बारे में आपको एक गुणधर्म बता दूं कि मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, प्लस के कारण है, तो बल रेखाएं कुछ इस प्रकार से आएंगी प्लस से बाहर की ओर। ये मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है इतने एरिए में। इस विद्युत क्षेत्र में यदि अपने कोई पॉजिटिव कण रख दें तो ये पॉजिटिव कण दूर भागेगा, यानी कि विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। कौन? धनात्मक कण। धनात्मक कण कहाँ गति करता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में, क्योंकि ये प्लस से प्रतिकर्षित होता है। और ऋणात्मक कण कहाँ गति करता है? विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, क्योंकि ये नेगेटिव है, वो प्लस की ओर आकर्षित होगा, तो ये इस दिशा में आएगा। तो हमेशा ध्यान रखो कि जो धनात्मक कण होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है, जबकि जो ऋणात्मक कण होता है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करता है। ये फंडा यहाँ पे लागू होगा। एक्चुअल में क्या है कि ये होल और इलेक्ट्रॉन आबंध बने हुए हैं। जैसे ही विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इन होल और इलेक्ट्रॉन के आबंध के ऊपर बल लगना आरोपित हो जाएगा। कैसा बल? विद्युत क्षेत्र के कारण। किसी कारण? विद्युत क्षेत्र के कारण। कैसा बल लगेगा कि विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या है? ये डायरेक्शन है, ये दिशा है विद्युत क्षेत्र की। जैसा कि हम जानते हैं कि जो पॉजिटिव कण होता है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करता है। होल अपने आप में पॉजिटिव कण है, तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेंगे। इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन है ऋणात्मक आवेश, ये इस दिशा में गति करेगा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। कहने का मतलब ये होल और इलेक्ट्रॉन एक साथ युग्मित थे, तो होल पे तो इधर बल लगेगा और इलेक्ट्रॉन पे इधर बल लगेगा। ये दोनों एक दूसरे से दूर जाने का प्रयत्न करेंगे, यानी कि ये जो आबंध बना हुआ है यहाँ पे वो टूट जाएगा। तो कुल मिलाकर के ये आबंध अब यहाँ पे टूट जाएगा, तो यहाँ होल अलग हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाएगा। इसी प्रकार से इसके आसपास की और जो भी आबंध हैं वो भी टूट जाते हैं, होल अलग हो जाते हैं और इलेक्ट्रॉन अलग हो जाते हैं। तो धीरे धीरे इनका ब्रेकअप होने लगता है। इसी प्रकार यहाँ पे भी देख लो आप, जो इलेक्ट्रॉन होगा वो तो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में आएगा। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में बना है तो इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा और होल इस दिशा में संधि की ओर जाएगा, संधि तल की ओर जाएगा। तो ये भी, इनका भी ब्रेकअप हो जाएगा। ब्रेकअप होगा तो जी ये भी इलेक्ट्रॉन और होल पृथक पृथक हो गए, तो इलेक्ट्रॉन आएगा इधर और ये जो होल है पॉजिटिव पार्टिकल है वो जाएगा इधर। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे जो भी युग्म बने हुए हैं, आबंध बने हुए हैं, होल इलेक्ट्रॉन युग्म, वो पृथक होना शुरू हो जाते हैं। किसके प्रभाव के कारण? अवक्ष क्षेत्र में के कारण उत्पन्न होने वाले विद्युत क्षेत्र के प्रभाव के कारण। अब क्या होगा? पहले पी भाग का बहुसंख्यक संधि तल की ओर आ रहा था,
और n भाग का बहुसंख्यक संधि तल की ओर आ रहा था। अब क्या हो रहा है सिस्टम कि ये होल विद्युत क्षेत्र की दिशा में भाग रहे हैं, यानी कि होल ने अपनी गति की दिशा बदल ली है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन ने भी अपनी गति की दिशा बदल ली है, और अब ये इलेक्ट्रॉन किस दिशा में जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा। इलेक्ट्रॉनों ने n भाग में अपनी गति की दिशा बदल ली है। कुल मिलाकर के ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको समझ में आ रहा है, उसके अंदर होल और इलेक्ट्रॉनों ने अपनी गति की दिशा है वो बदल ली है, पहले वाले के ठीक विपरीत हो गए हैं। अब जो संधि तल की ओर कण आ रहा है वो अपने आप में और अपने भाग में अल्पसंख्यक है। कैसे? इलेक्ट्रॉन संधि तल की ओर आ रहा है तो p भाग में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अल्पसंख्यक होते हैं, n भाग में जो होल है वो संधि तल की ओर आ रहे हैं, और होल जो है n भाग में अपने आप में ये अल्पसंख्यक है। तो जहां पहले बहुसंख्यक संधि तल की ओर आ रहे थे, अब वहीं पे इलेक्ट्रॉन यानी कि अल्पसंख्यक हैं वो संधि तल की ओर आएंगे। तो पहले धारा बहुसंख्यक के कारण प्रवाहित हो रही थी और अब धारा अल्पसंख्यक के कारण होगी। एक इंटरेस्टेड बात, धारा किन के कारण प्रवाहित होती है? जो कण संधि तल की ओर गति करता है उन कणों के कारण धारा प्रवाह होता है। अब यहाँ पे संधि तल की ओर गति कौन कर रहा है? अल्पसंख्यक कर रहे हैं। पहले कौन कर रहा था? बहुसंख्यक कर रहा था। तो अब अल्पसंख्यक के संधि तल की ओर गति के कारण एक और धारा उत्पन्न हो जाएगी। अल्पसंख्यक के संधि तल की ओर गति के कारण जो भी धारा उत्पन्न होती है उसे अपवहन धारा कहते हैं। अल्प का ए, अपवहन का ए, तो अल्प के कारण अपवहन धारा। और डायरेक्शन क्या बनेगी? इलेक्ट्रॉन था ये, इलेक्ट्रॉन के ठीक ऑपोजिट, यानी कि ये दिशा किसकी? अपवहन की, अपवहन की ये दिशा, विसरण के ठीक ऑपोजिट अपवहन धारा। तो विसरण धारा उत्पन्न होती है बहुसंख्यक के कारण और अपवहन धारा उत्पन्न होती है अल्पसंख्यक के कारण। ये जो आंतरिक विद्युत क्षेत्र होता है वो अपवहन धारा की दिशा में होता है और विसरण धारा की विपरीत दिशा में होता है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? आंतरिक विद्युत क्षेत्र होगा वो अपवहन धारा में वृद्धि का काम करेगा और विसरण धारा में कमी लेके आएगा। विसरण धारा बहुसंख्यक कारण थी, प्रारंभ में बहुत ज्यादा थी, और अपवहन धारा अल्पसंख्यक बहुत कम थी। तो विद्युत क्षेत्र क्या करेगा? अपवहन को जो कम मान था ना उसको बढ़ा देगा और विसरण धारा जो ज्यादा थी ना उसको कम कर देगा। तो अपवहन बढ़ी धारा और विसरण धारा कम हो गई। एक कंडीशन ऐसी आएगी कि दोनों धाराएं आपस में क्या हो जाएंगी? परिमाण में समान हो जाएंगी और दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत है। तो जब ये दोनों धाराएं परिमाण में समान और विपरीत दिशा में होंगी तो परिणामी जो धारा तैयार होगी वो कितनी बनेगी? 0 बनेगी। और अब यहाँ पे धारा जब 0 बन चुकी है तो ये पीएन संधि है वो संतुलन की अवस्था में आ गया है। अब इसमें हलचल होना बंद हो गई क्योंकि धारा का मान कितना हो गया? 0 हो गया। तो इस टॉपिक में हमने क्या क्या समझा? सबसे पहले हमने समझा अपवहन धारा को, विसरण धारा को जो बहुसंख्यक के कारण प्रवाहित होती है। उसके बाद हमने अवक्षय क्षेत्र को जाना, उसके बाद हमने आंतरिक विद्युत क्षेत्र को समझा, उसके बाद अपने विभव रोधिका को समझा, फिर अपवहन धारा को समझा और फाइनली हमने धारा को कितना मान कर दिया? 0 प्राप्त कर दिया। तो ये जो पूरी की पूरी रामायण होती है वो पीएन संधि के संधि तल पर होने वाली प्रक्रिया के नाम से जानी जाती है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखोगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है अपने मेन एग्जाम के लिए। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। कल अपने लौटेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।